मैं बिथरी चैनपुर के लिए इतना कह सकता हूँ कि जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझ पर भरोसा जताया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। समाजवादी पार्टी की नीति रीति और योजनाओं को जन जन तक पहुँचानी है। एक नगर पंचायत, वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है सही से, जो हॉस्पिटल बनी हुई है पुरानी बिल्डिंग, उसमें जानवर बनने का काम हो रहा है। वहाँ पे एक सरकारी बिल्डिंग, हाँ बिल्कुल, आप उसको चेक, कैलाश मणि पुल था वो नहीं बना। अभी आचार संहिता लगने से एक दिन पहले इन्होंने वहाँ पे एक पूजन कराया बीजेपी वालों ने इकट्ठे होके कि शुभारंभ हो रहा है। अगले दिन आचार संहिता लगे, क्या शुभारंभ हुआ? विधायकों की नीयत पे सवाल खड़ा करता है। ये सिर्फ ये दर्शाता है कि उनको जनता का काम कराने से, विकास कार्य कराने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी कमाई करने से मतलब है, उन्हें सिर्फ अपनी नेतागिरी। 5 साल निकल गए और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ पुराने कामों का फीता काटने के अलावा कोई, कि आप मुझे विधायक बनाने जा रहे हैं, आपको ये सोचना है आप खुद विधायक बनने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और स्वागत है आपका दी पॉलिटिकल वॉर में। दी पॉलिटिकल वॉर की टीम जो है इस समय पे बरेली में है। बरेली में इस समय हमारे साथ बात करने को मौजूद हैं आगम मौर्य जी हैं। आप समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं और साथ में आपको बिथरी विधानसभा से टिकट भी मिला है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। सर, आज ही आप लखनऊ से बरेली पहुंचे हैं। पूरा दिन मैं आपको ढूंढता रहा और आज जाके फाइनली हम इस समय मिल रहे हैं। युवाओं का कहा जाए और जो प्रदेश की जनता है, पूरा हुजूम आपकी तरफ उमड़ रहा है। इस भीड़ को, इस जन समर्थन को देख के कैसा लग रहा है? देखिए, बात सही है। आज की तारीख में, इस वक्त में और इस दौर में पूरा प्रदेश की आवाम, पूरे प्रदेश की जनता सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को उम्मीद की नज़रों से देख रही है। 2012 से 2017 की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में जितनी जनता के लिए योजनाएं लागू करी गईं, जितनी जनता के हित में काम करे गए, जितना डेवलपमेंट किया गया, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, उतना शायद ही कभी किसी सरकार में, किसी प्रदेश में भी बनाया गया होगा। 17 में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा झूठ दिखाया कि जिससे जनता गुमराह हो गई। उनको लगा कि हो सकता है कि और कुछ भी अच्छे काम हो जाए, लेकिन हुआ क्या? पूरे 5 साल निकल गए और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ पुराने कामों का फीता काटने के अलावा कोई काम नहीं करा। इसी वजह से जनता त्रस्त है और साथ ही सबसे बड़ी जो समस्या है वो किसानों की है, नौजवानों की है। जो नौजवान बेरोजगार हैं, किसान की कहा था आय दुगनी हो जाएगी, आज किसान की असल बचत की जो मूल्य है वो नहीं मिल पा रहा, उसको असल मूल्य नहीं मिल पा रहा, और आय दुगनी की तो बात बहुत दूर की रही। दूसरी बात, किसान कम में संतुष्ट है, लेकिन अगर वो अपने हक की आवाज़ उठा रहा है तो उस पर रबर बुलेट चलाई जा रही हैं, उस पर पानी की बौछारें करी जा रही हैं। और तो और केंद्रीय मंत्री के बेटे उस पर गाड़ी चलाने का काम कर देते हैं, इसमें किसान मर जाते हैं, शहीद। ये आज इस प्रदेश में व्यथा हो गई है, तो इसको हमें सोचना है। और पूरा प्रदेश इसीलिए आज समाजवादी पार्टी को उम्मीद की नज़रों से देख रहा है कि शायद समाजवादी पार्टी की इस बार हम सरकार बनाने के बाद हम लोग चैन और सुकून से रहेंगे, किसानों के सम्मान मिलेगा, माताओं बहनों को सम्मान मिलेगा। ये सोच के आज हर व्यक्ति, हर जनता का एक एक बच्चा समाजवादी पार्टी को सरकार बनाने को तत्पर है। ये तो रही पार्टी की बात रही। मैं अगर आपकी बात करूं तो जिस तरीके से आपको कहा जाए कि एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, और उन हालातों में ये जिम्मेदारी दी गई जब जो है कि बड़े बड़े पुराने दिग्गज नेता मौजूद थे, लेकिन उनको वो जिम्मेदारी ना मिलकर आपको जिम्मेदारी दी गई। अब आपको टिकट भी मिला है। सर, कितना प्रेशर महसूस कर रहे हैं? कोई प्रेशर नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक कार्यकर्ता की हैसियत से हमने काम करा है। हमने 2017 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, 2010 में मैं ब्लॉक प्रमुख भी रहा था निर्विरोध। तो मुझे जनता वाला भी एक्सपीरियंस है और साथ ही संगठन का भी एक्सपीरियंस है। उस वजह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश हुआ वो हमने उस पर कार्य करके दिखाया, और इसके बाद उन्होंने मुझ पर भरोसा जता के आज बिथरी चैनपुर से मुझे प्रत्याशी बनाया। मैं उसका सदा आभारी रहूँगा। लेकिन कोई प्रेशर नहीं है, हमें सिर्फ समाजवादी पार्टी की नीति रीति और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करना है, ताकि भारतीय जनता पार्टी दोबारा झूठ बोल के जनता के बीच में ना जा पाए। ये तो बात रही कि अगर मैं एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि आपको समर्थन मिलता है, आप आते हैं, बिथरी विधानसभा के जो लोग हैं, या मैं कहूँ कि जो बरेली के जो लोग हैं, बरेली की जो आवाम है, उनके लिए क्या विजन है आपके पास में? उनके लिए क्या सौगात मिलेगी आपके आने से? देखिए, बिथरी चैनपुर जो विधानसभा है वो पूरी शहर से कनेक्टेड है। 30% एरिया पूरी विधानसभा का शहर से बिल्कुल लगा हुआ है।
एक कॉलोनी जो शहर में आती है उसकी अगली कॉलोनी जो है वो उस भितरी विधानसभा में आती है। तो जो शहरी हिस्सा है उनमें विकास है, लेकिन जो शहर से लगा हुआ भितरी विधानसभा का हिस्सा है वहाँ पे कोई भी विकास नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, सड़क नहीं है, और तो और जो आम जनता की जो सुविधाएं होती हैं वो तक वहाँ तक नहीं पहुँची है। तो सबसे पहले तो उन लोगों को उसी कैटेगरी में लाके खड़ा करना है। दूसरा, जो देहात का जो क्षेत्र है वहाँ पे भी सबसे बड़ी भितरी विधानसभा में इंटर कॉलेजेस की कमी है। भितरी विधानसभा क्षेत्रफल में बहुत बड़ी है, तो कोई कनेक्टिंग रूट नहीं है सही तरीके से। एक रामगंगा वाला है, उसके बाद आगे से जो कनेक्टिंग रूट नहीं है, तो इससे बहुत सी समस्याएं हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जनता को आश्वस्त करता हूं कि अगर जनता मुझ पर भरोसा जता के भितरी चैनपुर से विधायक बनाती है तो हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं भितरी चैनपुर के लिए करेंगे और ऐसे हितकारी जनता के लिए काम होंगे जो पिछले वर्षों तक आज तक कभी नहीं हुए होंगे। ऐसे नए काम, नई योजनाएं भितरी विधानसभा के लिए करने का काम करेंगे। पॉलिटिशियन होने के साथ साथ आप इंजीनियर भी हैं, दोनों के जो कहते हैं ना कि जो बहुत फेरबदल रहा होगा जीवन में, कितना उतार चढ़ाव, अब पॉलिटिक्स में कितना आप डिफरेंस पाते हैं कि भाई मैं जब इंजीनियर था ज़्यादा सही था या मैं पॉलिटिशियन बन के अब ज़्यादा सही हूँ? क्योंकि यहाँ पे ब्लेमबाजी जो होती है, ब्लेम गेम जो चलता है उस पर, लेकिन कैसा लगता है? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। मैं बस इतना कहूँगा कि पॉलिटिक्स को बहुत से लोग गंदा समझते हैं, लेकिन वो दूर से है। जब तक आप पॉलिटिक्स में आएंगे नहीं, आप उसको सही से समझेंगे नहीं। और मैं तो उन युवाओं से भी कहना चाहता हूं, आप पॉलिटिक्स को अगर गलत समझते हो तो पॉलिटिक्स में आके सुधारो उस चीज को। जब तक आप उस फील्ड में आओगे नहीं तो सुधारोगे कैसे अगर कहीं गलत भी है तो। लेकिन ऐसा नहीं है। ये पॉलिटिक्स में भी जैसे कुछ लोग जो युवा हैं वो अपने स्पोर्ट्स में जाते हैं, वो अपना कहीं बड़े बड़े पेपर देते हैं और ओहदों पे बैठते हैं, तो ये भी एक समाज सेवा है, इसमें भी आना चाहिए। आज आप इसमें बैठ के प्रदेश चलाते हैं, देश चलाते हैं, आप पॉलिटिक्स का एक सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। आप कम से कम पॉलिटिक्स में आने के बाद अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ गलत हो रही है तो आप आवाज़ उठा सकते हैं और आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। लेकिन आप घर पे बैठ के पॉलिटिक्स को गलत कह के आप ये कहो कि ये गलत हो रहा है तो आप आवाज़ नहीं उठा सकते और ना आपकी बात कोई सुन सकता है। सिस्टम में आइए, सिस्टम को सुधारने का काम करिए, यही मेरा मूल मंत्र था। मैंने इंजीनियरिंग करी, अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ना लिखना सबको चाहिए। और एजुकेशन कहते हैं ना, कितनी भी आप पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कभी खराब नहीं होती। एजुकेशन हमेशा काम में आती है। और आज की डेट में जनता के सामने मैसेज होना चाहिए कि हमारे नेता पढ़े लिखे हैं, कोई बीटेक है, कोई डॉक्टर है, कोई ऐसे नेता अगर ऐसे लोग अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो पॉलिटिक्स की छवि तो अपने आप साफ हो जाएगी। आज जो हुआ बरेली में, मतलब कहें अगर हम कल कहा जाए, जिस तरीके से सुप्रिया एरन जी को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई गई, उस चीज़ को अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, जानना चाहूँ, तो आप उसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? क्या माना जाए कि क्या ये गेम चेंजिंग एक स्टेप होगा? ये बिल्कुल गेम चेंजिंग स्टेप है। और सबसे बड़ी बात, सुप्रिया एरन जी की छवि बहुत अच्छी है। वो बरेली से पूर्व मेयर रही हैं। प्रवीण सिंह एरन जी जो उनके हस्बैंड है वो यहाँ से एक्स MP हैं, उनकी भी छवि बहुत अच्छी रही है और दोनों ने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे विकास कार्य भी कराए हैं। तो ऐसे लोगों की सोच अगर बदल के समाजवादी पार्टी के प्रति आ रही है, ऐसे लोग अखिलेश यादव जी को, माननीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानने को तैयार हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और हम उन लोगों का दिल खोल के स्वागत करते हैं। और हम ये जानते हैं कि सुप्रिया एरन जी को हमने कैंट से अपना प्रत्याशी बनाया है, तो उससे हम लोग कैंट और शहर की सीट भी हम जीतने जा रहे हैं। कैंट की सीट भी जीतने जा रहे हैं। अखिलेश जी की बात हो रही है, अखिलेश जी की कौन सी ऐसी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रेस करती हैं, या कहते हैं बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट करती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ उनकी जो मोटिवेट करने की बात है, वो जो मन में होता है वो बोल देते हैं, साफ कह देते हैं। और दूसरी बात, वो कोई गलत बात नहीं करते, कोई झूठ बात नहीं बोलते। सबसे बड़ी बात यह है कि एक अच्छे पॉलिटिशियंस में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि जिस तरीके से आप सच बोलो उस तरीके से आप साफ बात बोल देना चाहिए, तो ये उनमें स्पष्ट रखनी चाहिए। ये उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। दूसरी बात जो मोटिवेट करती है हमको, वो ये है कि वो हर एक छोटे से छोटे बच्चे के बारे में भी अपने सोचते हैं। मतलब प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने एक ऊंचे तबके से लेके नीचे तबके तक के छोटे से बच्चे तक के बारे में सोचने का काम करा, उसको अपनी सरकार में किसी भी तरीके से लाभ देने का काम करा। ऐसी सोच है हमारे नेता की, तो वो हमको मोटिवेट करती है। लिया था जिनकी कहते हैं विधायक निधि वापस हुई थी, जो इस्तेमाल नहीं कर पाए, उस पर क्या कहना चाहिए?
मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम विधायक बनते हैं, विधानसभा में जाते हैं, और विधानसभा में जाने के बाद जो विधायक निधि आती है, विधायक निधि किसका पैसा है? सरकार का पैसा है, हमारा पैसा है। जो हम इनकम टैक्स में जमा करते हैं, वही टैक्स के रूप में जो पैसा हमारा सरकारी खजाने में जमा होता है, वही हमको मिलता है विधायक निधि। विधायक को मिलता है कि उस निधि को खर्च करके उस क्षेत्र के विकास कार्य करे जाएं। अगर वो पैसा वापस चला जाता है तो ये उन विधायकों की नीयत पे सवाल खड़ा करता है। ये सिर्फ ये दर्शाता है कि उनको जनता का काम कराने से, विकास कार्य कराने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी कमाई करने से मतलब है, उन्हें सिर्फ अपनी नेतागिरी से मतलब है। आप जब जनता के बीच में आए हो, आपको ऊपर से सरकार आपकी जेब से थोड़ी जा रहा है, आपको सरकार से पैसा मिल रहा है, वो निधि आपको अपने क्षेत्र में लगानी है, तो आपको उसका सही से उपयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर हम क्षेत्र में निकल जाएं तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनके सर पे छत नहीं है, ऐसे बहुत गांव हैं जिनमें चलने में सड़क नहीं है। हम लोग को वहाँ उनको, और कई ऐसे अभी भी घर हैं गांवों में, देहातों में, जहाँ पे पीने के पानी के लिए नल तक नहीं है, हैंडपंप तक नहीं है। तो अपनी विधायक निधि ऐसी जगहों पे खर्च करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विधायक निधि आई और आपको पता ही नहीं चला, विधायक निधि वापस हो गई। आंवला में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपने वहाँ क्षेत्र घूमा है, आपका पूरा क्षेत्र है, वो क्या बेसिक समस्याएं क्या थी? मतलब क्या क्या आपको नजर आता है कि वहाँ पे क्या क्या मेन रूट जो थी जिस पे काम होना चाहिए था? देखिए, जो आप बताना चाहें। आंवला में बहुत सी ऐसी समस्याएं थी। वहाँ पे बच्चियों के लिए कोई महाविद्यालय नहीं है, वहाँ पे कोई अच्छा सिरौली है एक नगर पंचायत, वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है सही से। जो हॉस्पिटल बनी हुई है पुरानी बिल्डिंग, उसमें जानवर बनने का काम हो रहा है। वहाँ पे एक सरकारी बिल्डिंग है, हाँ उसमें जानवर, बिल्कुल, आप उसको चेक करिएगा। कैलाश मणि पुल था, वो नहीं बना। अभी आचार संहिता लगने से एक दिन पहले इन्होंने वहाँ पे एक पूजन कराया, बीजेपी वालों ने इकट्ठे होके, कि शुभारंभ हो रहा है। अगले दिन आचार संहिता लग गई। क्या शुभारंभ हुआ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। मैं बिथरी चैनपुर के लिए इतना कह सकता हूँ कि जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझ पर भरोसा जताया है, मैं उस पर खरा उतरने का काम करूँगा। और बिथरी वासियों को मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। ये मत सोचिएगा कि आप मुझे विधायक बनाने जा रहे हैं, आपको ये सोचना है आप खुद विधायक बनने जा रहे हैं, और आपकी वही समस्या लेके मैं आपकी आवाज़ उठाने का काम करूँगा। ये देख के किस क्षेत्र में कौन सी समस्या है, उनको कैसे जल्दी से जल्दी हम लोग निस्तारण करें, इस पर मेरा सबसे पहले वर्क होगा। ब्लॉक के साथ, ब्लॉक की टीम के साथ, चाहे हम जिले की टीम के साथ, सीडीओ और मतलब यहाँ के टीम के साथ, हर टीम के साथ बैठ के अपनी विधानसभा के बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा ब्लॉक टू ब्लॉक, कि उस समस्या को कैसे निस्तारण करें, तभी हम लोग सफल हो पाते हैं। ऐसा नहीं कि प्लानिंग नहीं होती बहुत से लोगों पे। हम लोग विकास की बात करें, प्लानिंग नहीं होती। जब तक आपकी लैक ऑफ विजन, लैक ऑफ प्लानिंग, तो जब तक प्लानिंग नहीं होगी आप आगे उस पर फर्दर वर्क नहीं कर सकते। ये मेरी सोच है। एक चीज़ और आप बताइए कि कितनी सीटें मान के चलें कि आपकी पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली? समाजवादी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने जा रही है, प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है, और समाजवादी पार्टी अपनी पूरी सरकार बनाएगी इस पर। तो ये थे आगम मौर्य जी, जिन्होंने हमसे अपनी बात निष्पक्ष तरीके से रखी। बहुत बहुत सर आपके लिए मैं कहूँगा शुभकामनाएं हैं। हम बात करेंगे मार्च में और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। थैंक यू।